ठंड में अमीर मायका, गरीब ससुराल में शॉपिंग। प्रिया अपनी सहेली दिव्या के साथ शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में ठंड की शॉपिंग कर रही थी। तभी एक लॉन्ग ओवरकोट को उठाकर देखते हुए प्रिया दिव्या से कहती है, दिव्या, ये ओवरकोट कैसा लग रहा है? हाँ प्रिया, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रिया ट्रायल रूम में जाती है और वो ओवरकोट के साथ कुछ और गर्म कपड़े ट्राई करके देखती है। फिर ट्रायल रूम से बाहर आकर वो दिव्या से कहती है, दिव्या, ये सारे कपड़े मैं खरीद लेती हूँ। यार, अभी तो ठंड अच्छी तरह शुरू भी नहीं हुई और तू ठंड के इतने सारे कपड़े एक साथ ले रही है। हाँ तो क्या हुआ, मेरे पिताजी शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर मैं शॉपिंग नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ यार, ये बात तो सही कहती है। अब प्रिया बहुत सारे कपड़े खरीद लेती है और वो अपने कपड़ों में खरीदा हुआ वो ओवरकोट ट्रायल रूम में जाकर पहन लेती है। उस ओवरकोट में प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी। सारे कपड़े खरीदे हुए वो काउंटर पर लाती है और बिलिंग कराकर सबकी पेमेंट कर देती है। दोनों सहेलियां कैरी बैग उठाती हैं और मॉल से बाहर निकलकर प्रिया उन्हें अपनी कार में रख देती है। शॉपिंग करके थक गए, चल पानी पूरी खाते हैं। अब दोनों पास ही के पानी पूरी के ठेले पर जाकर पानी पूरी खाने लगती हैं। तभी प्रिया देखती है कि एक 10-12 साल की बच्ची थोड़ी दूर पर खड़ी भीख मांग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और ठंड की वजह से उसने अपने हाथ बांध रखे थे। प्रिया को यह देखकर उस पर दया आ जाती है। पानी पूरी खाने के बाद वो अपनी कार से एक स्वेटर निकालती है और उस बच्ची के पास जाकर उसे देते हुए कहती है, सुनो बेटा, ये लो, ये स्वेटर तुम पहन लो। बच्ची स्वेटर देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत ही स्वेटर पहन लेती है और कहती है, दीदी आप सचमुच बहुत अच्छी हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक दिव्या भी पानी पूरी खा चुकी थी। प्रिया दोनों के पैसे देती है और कार में बैठकर कार स्टार्ट करती है। तब दिव्या कहती है, ये क्या प्रिया, तूने अपना नया स्वेटर उस भिखारन को दे दिया? हाँ तो क्या हुआ, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे, मैं तो और खरीद लूंगी, लेकिन वो बेचारी ठंड में स्वेटर कहाँ से खरीदेगी, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। दोनों सहेलियां बातें करती हुई आ रही थी। तभी दिव्या का घर आ जाता है और दिव्या उतर जाती है। तभी प्रिया उसे रोक कर कहती है, दिव्या, मेरी तरफ से तू ये स्वेटर रख ले। ऐसा कहकर प्रिया एक स्वेटर दिव्या को दे देती है। दिव्या भी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है और प्रिया अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। प्रिया जैसे ही घर पहुंचती है तो हॉल में चाचा चाची बैठे होते हैं। प्रिया अपने चाचा चाची को अपने कपड़े दिखाते हुए कहती है, चाचा जी, चाची जी, बताओ मेरी ड्रेसेस कैसी हैं? प्रिया, ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन तुम्हें इतने सारे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी भला? चाची जी, आपको तो पता है कि मुझे कपड़े पहनने का कितना शौक है। वैसे चाचा जी, पापा कब वापस आ रहे हैं? बेटा, भाई साहब को बिजनेस ट्रिप से वापस आने में 3 से 4 दिन तो लग ही जाते। उनसे मेरी बात हुई थी तो वो 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा चाची जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप राधिका से कहकर मेरा खाना मेरे रूम में ही भिजवा देना। ऐसा कहकर प्रिया अपने रूम की तरफ चली जाती है। प्रिया के जाने के बाद निधि कहती है, माँ, ये लड़की कितना खर्च करती है, ऐसे तो ये सारे के सारे पैसे उड़ा देगी और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ बेटा, तू सही कहती है, लेकिन तू चिंता मत कर, हम मिलकर इसका कोई ना कोई इलाज तो निकालेंगे ही। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह प्रिया अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी। तभी उसके पिताजी वहां आते हैं और कहते हैं, अरे हे प्रिया, कैसी है मेरी बेटी? प्रिया अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। फिर प्रिया के पापा उसे एक शॉपिंग बैग देते हुए कहते हैं, प्रिया देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। प्रिया शॉपिंग बैग खोलकर देखती है तो उसमें कुछ कपड़े और एक बहुत सुंदर सी जैकेट थी। प्रिया कहती है, पिताजी, जैकेट तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप पूरे 4 दिनों से बाहर हैं। आप बाहर रहते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या करूं बेटा, बिजनेस के काम से जाना पड़ता है। वैसे मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। हाँ पिताजी, वो तो मुझे पता है, मेरी मम्मी भी आप हो और मेरे पापा भी आप हो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, इसलिए कि मेरी बेटी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैंने तुम्हारे चाचा चाची को भी यहाँ रख लिया। वैसे मेरे पीछे वो तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ पिताजी, बिल्कुल रखते हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। अब कमलेश और प्रिया दोनों डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं जहां खाना लग चुका था। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन कमलेश हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। तभी प्रिया वहां आती है और कहती है, पिताजी, सुना है हमारे शहर में एक नया मॉल खुला है, वहाँ काफी ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, चलिए ना, मुझे शॉपिंग करनी है। प्रिया की बात सुनकर चाचा जी कहते हैं, शॉपिंग? लेकिन भाई साहब, प्रिया ने अभी 2 दिन पहले ही शॉपिंग की है और आप उसके लिए इतने सारे ड्रेस भी लेकर आए हो। अरे क्या हुआ सुरेश, मेरा जो कुछ भी है सब प्रिया का ही तो है। अगर वो शॉपिंग करना चाहती है तो मैं उसे शॉपिंग जरूर करवाऊंगा। चलो बेटा, भाई साहब, अब भाभी आप भी तैयार हो जाइए, हम सब शॉपिंग के लिए चलते हैं। सभी लोग तैयार होकर नए वेंकटेश मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। प्रिया वहां पर ओवरकोट की कलेक्शन को देखकर कहती है,
पिताजी देखिए ना, कितने अच्छे ओवरकोट के कलेक्शंस आए हैं यहाँ पर। हाँ बेटा, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुम्हें जो भी पसंद आए वो ले लो। अब प्रिया कुछ ओवरकोट और कुछ जैकेट निकाल लेती है। तभी निधि कहती है कि मैं भी 3-4 ओवरकोट ले लूं। तो प्रिया कहती है, अरे निधि, इसमें पूछने की क्या बात है। ये देखो, ये जैकेट और ये लॉन्ग कोट दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा करो, ये दोनों तुम ही रख लो। और हाँ, ये ब्लैक वाली जैकेट तो तुम पर बहुत सुंदर लग रही है, ये भी तुम रख लो। बेटा, अब तुम लोग सारी चीजें खरीद रहे हो तो ऐसा करती हूँ, मैं भी अपने लिए 2-4 जैकेट ले ही लेती हूँ। हाँ हाँ चाची जी, आप भी अपने लिए कुछ स्वेटर और जैकेट देख लीजिए। और चाचा जी आप भी। तब तक मैं पापा को कुछ जैकेट और स्वेटर दिलाती हूँ। फिर प्रिया अपने पिताजी को लेकर मेंस क्लॉथ में पहुंचती है और अपने पापा को एक व्हाइट कलर की सुंदर स्वेटर दिखाते हुए कहती है, पापा ये देखिए, ये स्वेटर आप पर बहुत अच्छी लगेगी, इसे ले लेती हूँ। ऐसे ही प्रिया अपने पिताजी के लिए कुछ और जैकेट्स और स्वेटर निकालती है। साथ ही में वो 2-3 शर्ट भी निकालती है। वो लोग काउंटर पर जाते हैं तो सुरेश, कविता और निधि भी काउंटर पर आ जाते हैं। कमलेश सभी का बिल पे करता है और वो लोग मॉल से घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन कमलेश जब घर वापस आया तो वो प्रिया से बोला, प्रिया, तुम तो जानती हो कि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारी शादी की बात अपने कुछ दोस्तों में कर रखी थी। आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के का बहुत बड़ा बिजनेस है, वरुण नाम है उसका। ये रही उसकी फोटो और प्रोफाइल, तुम देखकर बताओ। अगर तुम्हें पसंद होगा तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। पिताजी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर ये लड़का आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अपनी बेटी की बात सुनकर कमलेश भावुक होते हुए कहता है, खुश रहो बेटा। अगले दिन वरुण अपने परिवार वालों के साथ प्रिया को देखने जाता है। प्रिया सभी के लिए चाय लेकर आती है। वरुण और प्रिया एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तभी वरुण की माँ कहती है, भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। अब यदि आप कहें तो हम जल्दी ही शादी की तैयारी करना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले हफ्ते ही हम दोनों की सगाई रख लेते हैं और 2 महीने के अंदर अंदर शादी। और इस तरह प्रिया और वरुण का रिश्ता पक्का हो जाता है। प्रिया की सगाई का समय करीब आ रहा था। तब प्रिया अपनी चाची से कहती है, चाची, मेरी सगाई पास आ रही है और पिताजी अभी तक मुंबई बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आए हैं। तो आज आप लोग मेरे साथ चलकर मेरी सगाई की शॉपिंग करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसी बहाने हम लोग भी अपने लिए तेरी सगाई का जोड़ा ले लेंगे। अब प्रिया सभी को लेकर शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। मॉल में वो अपने लिए कुछ ड्रेस देखती है। उनमें से एक प्रिया को बहुत पसंद आता है, जिसे वो अपनी सगाई के लिए ले लेती है। तभी चाचा चाची और निधि भी अपने लिए कुछ कपड़े देखते हैं। प्रिया उन सबको भी कपड़े दिलाती है। शॉपिंग के बाद वो लोग बाहर खाना खाने जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। 2 दिन बाद सगाई वाले दिन कमलेश सुबह सुबह ही मुंबई ट्रिप से वापस लौट आया था। कमलेश प्रिया से कहता है, प्रिया बेटा, तुमने अपनी मंगनी की शॉपिंग अच्छी तरह की है ना? कोई कमी तो नहीं छोड़ी? नहीं पिताजी, मैंने सारी शॉपिंग कर ली। शाम को सभी मेहमान आ जाते हैं। प्रिया भी तैयार होकर आ जाती है। वो ऑरेंज कलर के वेलवेट लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिया की सगाई की सारी रस्में धूमधाम से होती हैं। इस तरह वरुण और प्रिया की सगाई हो जाती है। ऐसे समय बीतता है और प्रिया की शादी का दिन भी करीब आने लगता है। प्रिया अपनी शादी के लिए भी महंगे महंगे कपड़ों की शॉपिंग करती है। वो एक बहुत सुंदर सा लांचा देखते हुए कहती है, पिताजी बताइए, ये ड्रेस मेरी शादी के लिए कैसा रहेगा? हाँ बेटा, इसमें तो मेरी गुड़िया बिल्कुल परी जैसी लगेगी। प्रिया वो ड्रेस ले लेती है और वो ठंड में पहनने के लिए कुछ कंबल, बेडशीट और शॉल भी खरीदती है। थोड़े दिनों में प्रिया की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। प्रिया के गृह प्रवेश के बाद उसकी सास उससे कहती है, प्रिया बेटा, तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। वो चेंज करके वरुण से बात करती है। तब वरुण कहता है, प्रिया, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई शिकायत करने का मौका न मिले। ये सुनकर प्रिया खुश हो जाती है। अगले दिन प्रिया सुबह उठकर तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। तभी प्रिया की नंद पिंकी वहां आती है और कहती है, भाभी, आज आपकी पहली रसोई है। माँ ने बोला है कि मैं आपके साथ मदद करवा लूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हाँ पिंकी, चलो हम दोनों मिलकर सभी के लिए खाना बना लेते हैं। प्रिया और पिंकी मिलकर सभी लोगों के लिए खाना बनाती हैं और उसके बाद में सभी के लिए खाना लगा देती हैं। खाना खाकर गोपाल कहता है, प्रिया बेटा, तुम्हें खाना भी बनाना आता है? ये तो हमें पता ही नहीं था। पिताजी, मैं हमेशा अपने पापा के लिए खाना बनाया करती थी, इसीलिए मुझे खाना बनाना आता है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। प्रिया को अपने ससुराल में लगभग 1 महीना हो चुका था। एक दिन वरुण उससे कहता है, प्रिया, कल मेरे दोस्त विशाल की शादी और हम सबको वहां पे चलना है। अच्छा, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास तो कोई नई ड्रेस है ही नहीं।
अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, आज शाम को तुम और पिंकी तैयार रहना, हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। शाम को जब वरुण घर आता है तो प्रिया और पिंकी दोनों ही तैयार बैठी थी। यह देखकर वरुण कहता है, अरे प्रिया पिंकी, तुमने शॉपिंग के बारे में माँ को बताया या नहीं? तभी न्यूज़पेपर पढ़ रही ममता कहती है, हाँ हाँ बेटा, प्रिया ने मुझे बता दिया था, तुम तीनों चले जाओ। अब प्रिया पिंकी और वरुण के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वरुण एक बड़े से मॉल के सामने कार रोकता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं, जहां प्रिया अपने लिए सबसे पहले तो गर्म कपड़े देखती है, फिर कुछ गर्म चादर, कंबल और टोपा भी खरीदती है। फिर अपने हाथों में 3-4 ओवरकोट और जैकेट उठाए हुए वो पिंकी से कहती है, पिंकी, ओवरकोट और जैकेट तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, जाओ इसे ट्रायल रूम में चेंज करके आओ। पिंकी वो जैकेट लेकर ट्रायल रूम में जाती है और एक के बाद एक ट्राई करके देखती है। सभी जैकेट्स और ओवरकोट उसके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे। प्रिया कहती है, ये सब कुछ तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, इसे रख लो। अब प्रिया एक लहंगे की दुकान पर जाती है और दुकानदार को हैवी वेलवेट लहंगा दिखाने के लिए कहती है। दुकानदार उसे महंगे महंगे और अलग अलग वैरायटी के हैवी लहंगे दिखाता है। एक लहंगा उठाकर प्रिया वरुण से कहती है, देखो वरुण, ये कैसा है? प्रिया, लहंगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ तुम क्या पहनोगी, क्योंकि शादी में काफी ठंड रहेगी। अरे मेरे भोले भैया, ये लहंगे वेलवेट के हैं, ये ठंड में पहने जाते हैं और काफी गर्म रहते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम लोग यही लहंगे ले लो। भाई बहन की बात सुनकर प्रिया भी मुस्कुरा देती है। फिर प्रिया कहती है, वरुण चलो अब तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं। वो मेंस कॉर्नर में जाते हैं लोग और वरुण के लिए भी कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं। फिर प्रिया मेकअप और ज्वेलरी की शॉप पर जाकर कुछ मेकअप और ज्वेलरी खरीदती है। लास्ट में वो लोग फुटवेयर भी लेते हैं। शॉपिंग के बाद वो एक होटल जाते हैं और वहां पर कोल्ड कॉफी के साथ चिली पनीर खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अगले दिन शाम को प्रिया और पिंकी दोनों अपने अपने ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती हैं और जब वो बाहर आती है तो ममता उन्हें देखकर कहती है, अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत सुंदर लग रही हो। अब सभी लोग शादी के लिए निकल जाते हैं। शादी में पहुंचकर सभी वरुण के दोस्त और उसकी पत्नी से मिलते हैं और अलग अलग तरह का फूड भी एंजॉय करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। सभी काफी थक चुके थे, इसलिए अपने अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक प्रिया के सुरेश का फोन आता है और वो बताते हैं कि प्रिया के पिता को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। प्रिया काफी टूट जाती है। सभी लोग मिलकर उसके पिताजी के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। प्रिया रोते हुए कहती है, पिताजी, माँ तो पहले ही चली गई थी, अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्रिया, संभालो अपने आप को। प्रिया पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो लोग घर लौट आते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। प्रिया की पिता की मृत्यु को कुछ महीने बीत गए थे। इस बीच प्रिया ने अपने मायके जाना भी बंद कर दिया था। ठंड का मौसम फिर से शुरू हो चुका था। एक दिन की बात है, प्रिया अपने सास ससुर वरुण और पिंकी के साथ हॉल में बैठी थी। तभी निकेश के घर वाले वहां आते हैं। सभी बैठकर बातें करते हैं। फिर निकेश की माँ कहती है, ममता बहन जी, आप तो जानती ही हो कि निकेश और पिंकी दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। निकेश पिंकी को बहुत पसंद करता है और हमें भी पिंकी बहुत पसंद है। यदि आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं पिंकी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। निकेश एक अच्छा लड़का था, इसलिए ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और पिंकी भी खुश हो जाती है। ममता कहती है, बहन जी, निकेश तो हम सबको भी बहुत पसंद है। हाँ बहन जी, आप तो ये रिश्ता पक्का समझिए। उसके बाद राधिका मीठा लाकर सभी का मुंह मीठा करवाती है और फिर निकेश की माँ कहती है, मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते ही हम दोनों की मंगनी कर लेते हैं और 2 महीने बाद शादी। जी बहन जी, जैसा आप कहें। सारी बातें तय करने के बाद निकेश के घर वाले चले जाते हैं और सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन दोपहर में पिंकी, प्रिया और ममता हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तो वहीं वरुण न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी गोपाल वहां आता है और कहता है, अरे मुझे तुम लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ पिताजी बताइए ना, और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हाँ, वरुण, तुम जानते हो ना कि हमारी नई कंपनी के साथ जो डील हुई है उस प्रोजेक्ट के लिए हमने सारे पैसे लगा दिए हैं। यहाँ तक कि अपना घर, फैक्ट्री सब कुछ गिरवी रख दिया है। हाँ पिताजी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो डील हमें ही मिलेगी क्योंकि उसके लिए हमारी सारी तैयारियां हैं। हाँ, नहीं वरुण, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गद्दारी की। उसने धोखे से हमसे पेपर साइन ले लिए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। ये क्या कह रहे हो पिताजी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हाँ बेटा, ऐसा हो चुका है और बैंक का हम पर जो लोन है उसके बदले बैंक ये घर और हमारा एक एक सामान सीज कर देगी।
ये सुनकर ममता रोने लगती है तो वहीं अरुण, प्रिया और पिंकी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तभी डोरबेल बजती है। गोपाल दरवाजा खोलता है तो एक आदमी गवर्नमेंट नोटिस देकर शाम तक घर खाली कर देने के लिए कहकर चला जाता है। वो नोटिस लेकर गोपाल हॉल में आता है और कहता है, ममता, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चलो तैयारी करो, आज हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। वो तो ठीक है जी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? माँ, हम पर पुलिस केस है, इसलिए कोई रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देगा। वो लोग ये बातें कर रहे थे और उनकी नौकरानी राधिका पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही थी। तभी राधिका हिचकिचाते हुए सामने आई और बोली, मालकिन वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन राधिका, तुम क्या कहना चाहती हो? अपनी बात पूरी भी तो करो। मालिक, मेरा छोटा सा घर है, जब तक आपके पास कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप वहीं रह लीजिए। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब मेरे घर जाएंगे। रुकिए, मैं अभी चाचा जी को फोन लगाती हूँ। प्रिया अपने चाचा जी को फोन लगाती है और सारी बातें बताकर कहती है, चाचा जी, आप गेस्ट रूम और मेरा रूम साफ करवा दीजिए, हम सभी वहीं रहने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर प्रिया के चाचा जी गुस्से में कहते हैं, अरे प्रिया, तुम इस घर में नहीं आ सकती। चाचा जी, आपने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? प्रिया, मैंने सुरेश भाई साहब से धोखे से कुछ पेपर्स पर साइन लिए थे, जिसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है और तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए पलट कर यहाँ मत आना। ये सुनकर तो प्रिया के पैरों तले जमीन ही निकल गई। प्रिया फोन रखती है और सभी को सारी बातें बताती है। ये सुनकर वरुण कहता है, कोई बात नहीं प्रिया, जब किस्मत खराब होती है तो हर तरफ से खराब होती है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमें रहने का कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी होगी। ऐसा करते हैं कि हम राधिका के घर ही चलते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? अपनी बेटी और बहू को लेकर मैं वहाँ जाऊँ? ममता, समझने की कोशिश करो। हम अपनी बेटी और बहू को लेकर सड़कों पर तो नहीं भटक सकते हैं ना। राधिका सही कहती है, कुछ दिन हमें राधिका के घर ही रहना होगा। ऐसा कहकर गोपाल और बाकी सभी लोग अपना अपना सामान उठा लेते हैं। तभी वरुण कार्स की चाबी उठाकर कहता है, चलिए पिताजी चलते हैं। वरुण, शायद तुम भूल रहे हो कि यह कार अब हमारी नहीं रही। इस घर में हम अपने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं ले जा सकते। वरुण कार की चाबी वहीं रख देता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। गोपाल एक ऑटो करता है और ऑटो में बैठकर सभी लोग राधिका के घर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग राधिका के घर पहुंच जाते हैं। राधिका दरवाजा खोलती है और कहती है, आइए साहिब, ये है मेरा छोटा सा घर। आज तो सुदामा के घर पर राम पधारे हैं, आइए बैठिए। राधिका के घर में सामने छोटे से कमरे में कुछ कुर्सियां लगी थीं। सभी लोग वहां बैठ जाते हैं और फिर राधिका सभी को पानी पिलाती है और कहती है, मेम साहब, आपको तो पता ही है कि मैं इस घर में अकेले ही रहती हूँ। मैं रसोई में सो जाऊंगी, आप लोग हॉल में सो जाइएगा। फिर राधिका सभी लोगों का नीचे ही बिस्तर लगा देती है। सभी लोग वहां सो जाते हैं और राधिका अंदर जाकर सो जाती है। अगले दिन राधिका सभी के लिए चाय और पोहा बनाती है। वो सभी लोगों को नाश्ता करवाती है। तब वरुण कहता है, पिंकी, प्रिया, तुम लोग माँ का ख्याल रखना। मैं और पिताजी अपने लिए जॉब ढूंढने जा रहे हैं। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, हम देख लेंगे। वरुण और गोपाल जॉब ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। तब राधिका कहती है, मेम साहब, मैं काम पर जा रही हूँ। रसोई में सारी चीजें रखी, आप अपने लिए खाना बना लेना। मैं खुद ही आपको बना कर खिलाती, लेकिन आपको तो पता है कि मुझे अपना घर चलाने के लिए खुद ही कमाना पड़ता है, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। कोई बात नहीं राधिका, तुम काम पर जाओ। वैसे तुमने हमारे लिए जो किया है यही बहुत है, हम अपना खाना खुद ही बना लेंगे। राधिका काम पर चली जाती है। तब प्रिया और पिंकी रसोई में आती हैं। प्रिया देखती है कि वो रसोई बहुत छोटी थी, जहां पर गैस चूल्हा और कुछ राशन के डिब्बे रखे हुए थे। प्रिया और पिंकी दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। खाना बन चुका था। तब तक वरुण और गोपाल भी आ चुके थे। वरुण कहता है, पिंकी, प्रिया, हमें काम मिल गया है, कल से हम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन से गोपाल और वरुण ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निकेश की माँ और निकेश वहां आते हैं। निकेश की माँ कहती है, बहन जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। अब आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं नहीं बहन जी, बेटी के होने वाले ससुराल में हम जाकर नहीं रह सकते। ठीक है बहन जी, तो हम ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते हम मंगनी रख लेते हैं। बहन जी, आप तो जानती हैं कि हमारे हालात इस वक्त कितने खराब हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मंगनी कर सके। पिताजी, आप पिंकी और मेरी मंगनी बहुत सिंपल तरीके से कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो इसी इतवार को हम तुम दोनों की मंगनी रख लेते हैं। ये सुनकर निकेश और पिंकी दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब ममता कहती है, जो भी हो, लेकिन हमें पिंकी की मंगनी की तैयारी तो करनी ही होगी ना। माँ, आप चिंता मत करो, कल मुझे और पिताजी को पेमेंट मिलने वाली है। उसके बाद हम पिंकी की मंगनी की खरीदारी कर लेंगे।
अगले दिन वरुण और गोपाल को पेमेंट मिलती है। सभी लोग शॉपिंग के लिए ऑटो में बैठकर निकलते हैं। प्रिया ऑटो ड्राइवर से कहती है, भैया गाड़ी मॉल लेकर चलना। भाभी आप भूल गई क्या, अब हम मॉल से शॉपिंग नहीं कर सकते। हाँ पिंकी मैं तो भूल ही गई थी। भैया गाड़ी मंगल बाजार की तरफ ले चलो। ऑटो वाला गाड़ी मंगल बाजार की तरफ मोड़ देता है। वो सभी मंगल बाजार में उतर जाते हैं। प्रिया देखती है कि वहां पर बाहर ही कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं, जहां पर ठंड के कपड़े, जर्सी, स्वेटर, कंबल सब कुछ बिक रहा था। प्रिया सब कुछ देखकर बहुत उदास हो जाती है। तब पिंकी कहती है, भाभी मैं समझ सकती हूँ कि आपने हमेशा ही ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग की है और आज आपको यहाँ से शॉपिंग करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त बदल जाता है भाभी। पिंकी की बात सुनकर प्रिया मुस्कुरा देती है। फिर पिंकी और प्रिया दोनों एक जर्सी की दुकान पर जाते हैं, जहां पर 500-600 रुपए में जर्सी मिल रही थी। प्रिया एक जर्सी अपने लिए लेती है और एक पिंकी के लिए लेती है। दोनों जर्सी पहनकर देखती हैं तो जर्सी बहुत सुंदर लग रही थी। वरुण कहता है, वैसे प्रिया रोड साइड के कपड़े इतने भी बुरे नहीं होते। ये सुनकर प्रिया और पिंकी दोनों मुस्कुरा देती हैं। फिर वो लोग रोड साइड के एक लहंगे की दुकान पर जाते हैं। प्रिया और पिंकी अपने अपने लिए वेलवेट के लहंगे भी खरीद लेती हैं। फिर प्रिया वरुण और गोपाल के लिए भी कुछ कपड़े खरीदती हैं और अपनी सास के लिए वो शॉल खरीदती हैं। प्रिया कहती है, वरुण ठंड बढ़ रही है, अब हम 2-3 कंबल भी खरीद लेते हैं। हाँ प्रिया खरीद लो। फिर प्रिया रोड साइड से ही सस्ते सस्ते 3 कंबल खरीद लेती है, जिसके बाद वो लोकल मेकअप की दुकान पर जाती है, जहां कुछ लोकल मेकअप और लोकल ज्वेलरी भी खरीदती है। शॉपिंग करने के बाद सभी लोग पानी पूरी खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन गोपाल वरुण से कहता है, बेटा मैंने अपने बॉस से कुछ पैसे उधार लिए, तो इससे मंगनी के लिए एक हॉल बुक कर ले। वरुण एक छोटा सा हॉल बुक कर लेता है। अगले दिन पिंकी की मंगनी थी। सभी लोग तैयार होकर हॉल में पहुंच जाते हैं। लड़के वाले भी आ जाते हैं और उसी हॉल में पिंकी और निकेश की मंगनी होती है। पिंकी और निकेश को स्टेज पर देखकर प्रिया ममता से कहती है, माँ जी पिंकी कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ बेटा, अगर आज हम अपने घर में होते तो मैं अपनी बेटी की मंगनी बहुत धूमधाम से करती। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम पिंकी की मंगनी धूमधाम से नहीं कर पाए तो क्या हुआ, उसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। मंगनी खत्म हो जाती है और मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। उन लोगों को राधिका के घर में रहते कुछ और समय बीत गया था। एक दिन जब वरुण और गोपाल ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी वहां पर प्रिया के वकील कपिल आते हैं। वो प्रिया को कुछ पेपर्स देते हुए कहते हैं, प्रिया ये रहे तुम्हारे पेपर्स। तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारे चाचा जी ने धोखे से अपने नाम कर लिया था, वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ अंकल? दरअसल प्रिया, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे चाचा जी की नीयत पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही ये डॉक्यूमेंट्स बनवाकर मेरे पास रख दिए थे और इन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। अंकल आप सच कह रहे हैं? ओह माय गॉड अंकल, लेकिन हम लोग इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, आप इतनी लेट आए। दरअसल मैं पिछले कुछ दिनों से अपने ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में था। मैं कल ही यहाँ आया हूँ और जैसे मुझे ये सब कुछ पता चला तो मैं पेपर लेकर तुम्हारे पास आ गया। अब ये पेपर्स रख लो और तुम जब चाहे अपने चाचा चाची को धक्के मारकर अपने घर से निकाल सकती हो। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कपिल वहां से चला जाता है। तब प्रिया सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, वरुण, पिंकी, चलो हम सब हमारे घर चलते हैं। वो सभी राधिका को धन्यवाद देते हैं और वहां से ऑटो में बैठकर प्रिया के घर के लिए निकल पड़ते हैं। सभी प्रिया के घर पहुंचते हैं। प्रिया अपने चाचा जी को सारे पेपर्स दिखाते हुए कहती है, चाचा जी अब आप लोग खुद ही यहाँ से निकलेंगे या मैं धक्के देकर निकलवाऊं? चाचा चाची और निधि वहां से निकल जाते हैं। प्रिया अपने घर पर आकर बहुत खुश थी। अब वो लोग सुकून से वहां रहने लगते हैं। जल्द ही निकेश की माँ से बात करके वो लोग पिंकी की शादी की डेट निकाल लेते हैं और शादी की तैयारी होने लगती है। प्रिया पिंकी के लिए शादी की शॉपिंग हमेशा की तरह बड़े बड़े मॉल से करती है और सारे घर को सजाती है। अंत में शादी का दिन भी आ जाता है। प्रिया सुबह सुबह ही पिंकी से कहती है, पिंकी देखना, मैं तुम्हारी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखूंगी। पिंकी यह सुनकर अपनी भाभी को गले लगा लेती है। फिर पिंकी की शादी का दिन भी आ जाता है। सभी लोग तैयार होकर लॉन में पहुंचते हैं। लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। लड़के वाले भी आ चुके थे। प्रिया मेहमानों का अरेंजमेंट देख रही थी। तभी उसे 3 लोग चादर ओढ़कर खाना खाते दिखाई दिए। प्रिया उनके पास जाकर बोली, कौन है आप लोग और क्या कर रहे हैं यहाँ? वो लोग चादर हटाते हैं तो वो चाचा चाची और निधि थे। चाचा जी कहते हैं, बेटा हम पिछले 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए यहाँ खाना खाने के लिए आ गए। प्रिया बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। शायद इसलिए भगवान ने हमें हमारे कर्मों की सजा इस तरह दी। अब प्रिया उन लोगों को माफ कर देती है और अपने साथ रख लेती है। इस तरह प्रिया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।